नमस्कार दोस्तों, मैं डबल संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। और वॉइस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है ग्रामर के लिहाजे से भी, किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। और अगर आपको कोई किताब पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है तो उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वॉइस क्या होता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर हम लोग टेंस पढ़ते ही हैं तो फिर वॉइस की क्या ज़रूरत है। वॉइस एक तरह का टेंस ही है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा यही है, देखिए कि वी हैव टेंस, व्हाई इज वॉइस नीडेड। अगर हमारे पास टेंस है तो वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ता है। और दूसरा कि वॉइस होता क्या है। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग एक नॉर्मल जान गए हैं कि वॉइस ऐसे होता है, वॉइस वैसे बनता है, ये हम लोग नॉर्मल चीज़ें जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर वॉइस का पर्पस क्या है, क्यों बनता है, आखिर क्या इस्तेमाल होता है, ये हम लोग नहीं जानते होंगे बहुत लोग। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे। पर इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर बुरा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करके कारण ज़रूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं आगे इसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज वॉइस नीडेड। तो इसका कारण ये है कि टू एम्फसाइज ऑन रिसीवर नॉट डूअर। अब ये डूअर क्या है और रिसीवर क्या है, तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे। अगर टेंस पढ़ के आए हुए हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर पढ़े होंगे। और दूसरा बात दोस्तों कि अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को ना देखिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वॉइस वही पढ़ सकता है जो कि टेंस पढ़ा होगा। तो पहले जाके मेरे प्लेलिस्ट में मैंने टेंस के अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, पहले आके टेंस समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तब आके वॉइस पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि टू एम्फसाइज ऑन द रिसीवर ऑब्जेक्ट नॉट डूअर। कहता है कि देखिए, अब ये जो रिसीवर है ना, रिसीवर मतलब प्राप्त करता होता है, ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो काम को जो हो रहा है उसको, उसके बारे में उसको प्राप्त कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं जब दूंगा तब वो समझ में आएगा। और सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, ऑब्जेक्ट भी जानते हैं। तो ये प्राप्तकर्ता पे जोर देने के लिए, ना कि कर्ता पे, मतलब सब्जेक्ट पे जोर नहीं देता है, ऑब्जेक्ट पे जोर देता है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है या उसको क्या मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा कि पुअर वर हेल्प्ड बाय मी। देखिए यहाँ पे फोकस इस पे हो रहा है और इस पे हो रहा है। पुअर वर हेल्प्ड बाय मी, अगर ये मी नहीं भी होता तो गरीबों की मदद किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है, ये बाद की बात है कि गरीबों को मदद किया जाता है, ठीक है। किया गया, गरीबों का मदद कर लिया गया। अब कौन किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रख रहा है। तो जब ये पुअर, गरीबों पर, गरीब जहाँ इम्पोर्टेंट होंगे, किसी खास व्यक्ति के बारे में जब बात किया जा रहा है, हेल्प किया गया। देखिए अब हेल्प किया गया तो किसको किया गया, पुअर। तो जो हेल्प रिसीव किया कौन किया, पुअर। तो यही हो गया रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट। कौन मदद किया है, मी, मैंने किया, तो मैं हो गया डूअर, सब्जेक्ट। तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करके इस पे किया जाता है। जैसे आते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पेड़ लगाया हुआ है, चाहे कुछ भी ऐसा बनाया हुआ है, और किसी ने तोड़ दिया, तो क्या बोलते हैं, किसने तोड़ा। तो कोई आंसर देता है राम के द्वारा तोड़ा गया है। तो यहाँ पर राम को हम ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं, ना कि किसी पे। तो जो तोड़ा है तो राम ब्रेक्स इट, राम के द्वारा तोड़ा जाता है। ये दिस इज ब्रेक क्या है कि दिस वॉज ब्रोकन बाई राम। तो वो जो दिस है, दिस पे फोकस किया गया
कि किसके द्वारा तोड़ा गया, तो राम के द्वारा तोड़ा गया। तो यहाँ पे जो चीज़ तोड़ा गया है उस पर फोकस किया जा रहा है ना। तो दिस वाज ब्रोकन बाय राम, या राम के द्वारा तोड़ा गया है। तो इस चीज़ पे जो टूटा हुआ चीज़ ना उस पर फोकस किया जा रहा है। ये तो पहला हुआ। दूसरा है वेयर डूअर इज नॉट अवेलेबल बट रिसीवर डस। कहता है कि जहाँ सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। अब देखिए सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा आगे जाके। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जो क्या है कि सब्जेक्ट इसमें आप डूअर को भी कह सकते हैं और रिसीवर को कह सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट ना बोलकर डूअर पे ध्यान दीजिए और रिसीवर पे ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है महत्वपूर्ण रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। कहने का जैसे कि आप देखिएगा एग्जाम्पल में कि दे वर गिवन मनी। देखिए यहाँ पे क्या है कि वेल उन्हें पैसा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया ये मतलब नहीं है। उन्हें पैसा दिया गया कि किन्हें पैसा दिया गया, उन्हें दिया गया। तो यहाँ पे जो प्राप्त करता है रिसीवर है यहाँ पे तो है, लेकिन कौन दे रहा है ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट केवल रहता है, रिसीवर केवल रहता है, तो उस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए भी वॉइस का इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम इसी के लिए होता है, इसी के लिए होता है कि जहाँ पे वॉइस में क्या है, रिसीवर रहता है, डूअर नहीं रहता है, यानी सब्जेक्ट नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मान के बनाया जाता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो टेंस के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है कि जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन वॉइस में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ज़रूरी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए किसी अगर जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, वॉइस के द्वारा बनाएंगे, वॉइस के नियम से बनाएंगे। ठीक है, और तीसरा है व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर और रिसीवर। जहाँ पे डूअर और रिसीवर महत्व नहीं रखते, वो जो काम हो रहा है ना वो महत्व रखता है। ठीक है, जब कोई क्रिया किसी कर्ता या प्राप्त कर्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, माने यहाँ पे वर्ब पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब जैसे ही वॉज ट्रीटेड वेल एंड ब्रॉट होम, ठीक है, उसे इलाज किया गया और अच्छे और घर लाया गया। तो यहाँ पे जो ट्रीटेड है और ब्रॉट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई कोई दोस्तों कुछ कुछ क्या है कि सेंटेंस ऐसे होता है कि जो एक्शन हुआ है, जैसे 10 लोग मारे गए, 10 लोग मारे गए, 10 लोग मारे गए। अब यहाँ पे देखिए 10 पीपल वर किल्ड। अब देखिए यहाँ भी 10 लोग मारे गए, किसके द्वारा मारे गए ये महत्वपूर्ण नहीं है। 10 लोग मारे गए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किल्ड, मारे गए हैं, मारे गए हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग जब ये वाला शब्द पढ़ते हैं तो पहले इस वाला जब शब्द पढ़ते हैं तो फिर डिटेल नीचे पढ़ते हैं। अगर 10 लोग क्या है कि कुछ काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन अगर किल्ड के बारे में बात हो जाएगा तो वहाँ पे ये लोग ज़्यादा उसको फ़र्क देंगे और फिर नीचे का सेंटेंस पढ़ेंगे या बात को सुनेंगे, क्यों, क्योंकि ये मारने की बात हुआ है। तो इस तरह के जब वाक्य होगा जहाँ पे वर्ब जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस तरह के वाक्य के लिए भी वॉइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो वॉइस किस लिए ज़रूरी होता है, टेंस क्यों वहाँ पर क्यों काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि रिसीवर पे जब ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इस तरह दूसरे टेंस में आप पढ़े होंगे तो टेंस में आपको सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसको लोग हम बाहर से सब्जेक्ट लाते हैं, इट और देयर, है ना, लेकिन यहाँ पे वो भी काम नहीं करेगा। तो इस वजह से इसको हम लोग वॉइस के फॉर्म में बनाते हैं, ये समझ लीजिएगा। और जहाँ पे वर्ब का जरूरत पड़ता है, वर्ब पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा है व्हाट इज वॉइस। अब हम वॉइस पढ़ेंगे कि वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस डेफिनेशन है वॉइस रिफर्स टू द वे इन विच ए वर्ब रिलेट्स टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट आपको समझाएंगे कि ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ ए सेंटेंस इट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब।
अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहा है कि परफॉर्म भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो हमने तो बोला था कि ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोड़ देता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि परफॉर्म्स और रिसीव्स कर रहा है। तो हिंदी में है कि वाक्य के सब्जेक्ट वर्ब के साथ संबंध रखता है, यानी सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या कुछ प्राप्त कर रहा है, ये वर्ब के द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये वाक्य बिल्कुल सही है कि वॉइस हम लोग वर्ब के साथ में संबंध दिखाता है। वॉइस वर्ब में ये बताता है, वर्ब ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का संबंध रख रहा है वर्ब के साथ, है ना। अब ये बोल रहा है कि वो क्या हो सकता है, प्राप्त कर रहा है या फिर कुछ प्राप्त कर रहा है या कुछ कर रहा है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया ना, वही सब इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके बारे में, और एक सब्जेक्ट भी होता है क्योंकि वॉइस दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब आगे समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये वाला वाक्य, ये सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव्स एक्शन, ये आगे समझ में आएगा। मैं जब उसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट डूइंग एनी एक्शन। ये जो एक्टिव वॉइस है ना, यही ओरिजिनल टेंस है। जो हम टेंस पढ़े हैं वही क्या है, ये टेंस है। अब देखिए टेंस में तो सब्जेक्ट होते हैं ना, टेंस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट ही कोई काम करता है। तो इसलिए वॉइस को दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। देखिए अभी एक पैसिव वॉइस होता है, ऑब्जेक्ट रिसीविंग एन एक्शन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है परफॉर्म्स और रिसीव्स, तो एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है और पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी समझ में आएगा, देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में ही गिव्स मी मनी, ठीक है। अब सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन, जो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है वो एक्टिव वॉइस में होता है। और सब्जेक्ट काम कहाँ करता है, टेंस जब हम पढ़े हैं तो उसमें सब्जेक्ट ही तो सब करता है। जैसे यहाँ पे है ही गिव्स मी मनी, तो कौन दे रहा है, वह दे रहा है। तो ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ही गिव्स मी मनी, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का टेंस ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो एक्टिव वॉइस में काम करता है। तो उसके लिए ये क्या हो गया, परफॉर्म्स करता है, डूअर हो गया, ये डूअर हो गया, है ना, ये डूअर हो गया इसीलिए। और यहाँ पे पैसिव वॉइस है। अब उसी को देखिए कि आई एम गिवन मनी बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे आई एम गिवन मनी बाय हिम है, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। तो इसलिए इसको रिसीवर बोला जाता है। मनी किसको मिला है, इसी को तो मिला है ना। अभी आपको दोस्त अगर ये कैसे बन रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा तो परेशान मत होइएगा, जब मैं कैसे बनाया जाता है जब वो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली ये देखिए कि जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और वहीं यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया है। तो ये यहाँ पे पैसा रिसीव कर रहा था कौन, मी, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन था, ये, और डूअर कौन था, ये, और वहीं यहाँ पे आके क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है। वो जब डूअर में और रिसीवर में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एक ये इसी में डूअर भी होता है और इसी में रिसीवर भी होता है। एक्टिव वॉइस में हो जाएगा तो वो टेंस वाला हो जाएगा, डूअर सब्जेक्ट ओरिजिनल सब्जेक्ट, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इसका ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आई एम गिवन मनी बाई ही, मुझे उसके द्वारा पैसा दिया जाता है। अब ये देखिए आई सेंट द आर्मी, मैंने आर्मी भेजा। अगर आप टेंस बोलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, मैंने आर्मी भेजा, आई सेंट द आर्मी। अब यहाँ पे देखिए करने वाला कौन है, मैं, ये हो गया डूअर, ये हो गया वर्ब, आर्मी हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे वही आर्मी, द आर्मी वर सेंट बाय मी, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वही जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सॉरी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ, वर सेंट बाय मी। तो यहाँ पे आर्मी फोकस में है, यहाँ पे भेजा गया, ठीक है, मेरे द्वारा भेजा गया, लेकिन आर्मी भेजा गया, तो आर्मी वर सेंट बाय मी। जब आर्मी पे फोकस होगा तब क्या होगा कि जब
ऐसा कैसे पता चलेगा कि फोकस किस पे हो रहा है? जब आप अभी तो इसमें पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, केवल पढ़ने से समझ में नहीं आएगा कि फोकस किस पे हो रहा है। लेकिन जब जब लोग बातें करते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो उस समय समझ में आ रहा है कि कहाँ जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए आप देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। जब आप एक्टिव वॉइस तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस टेंस ही है। टेंस अगर आप जानते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस पढ़िए चाहे टेंस पढ़िए। तो मैं आपको टेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि जो आप टेंस पढ़ के आए हैं तो एक्टिव वॉइस जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा मैं प्लेलिस्ट ही बनाया हूँ टेंस में, हर चीज़ का, हर चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ पैसिव वॉइस का देखेंगे कि पैसिव वॉइस में आखिर क्या होता है। तो पैसिव वॉइस में दोस्तों, पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल क्या मतलब? वर्ब 3। अगर आप वर्ब पढ़े होंगे मेरे से, तो वर्ब में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और टेंस का भी लिंक दे दिया है। आप जाकर देखिएगा तो वहाँ पे वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो ए पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी वर्ब 3। ये वर्ब 3 बोलता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो सेंट है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पे गिवन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए टेंस के हिसाब से यहाँ पे गिव्स लगा हुआ है, यहाँ पे सेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है गिवन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये सेंट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आप सेंट दोनों सेम है, तो ये मत सोचेगा कि ये भी वर्ब 3 है, ये भी वर्ब 3, ये वर्ब 2 है और ये वर्ब 3 है, क्योंकि वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों एक ही जैसा ही होता है। दूसरा नोट में क्या है कि पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब। मतलब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हेल्पिंग वर्ब में कहाँ है, देखिए ये वर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। तो ये उस हिसाब से चेंज होगा, जब टेंस के हिसाब से ये भी चेंज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहेगा जरूर। वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी रहता है। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी रहता है यहाँ पे, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आता है ना। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, इट ऑलवेज हैज़ ऑब्जेक्ट। जिस तरह एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसी तरह पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए द आर्मी क्या है? ऑब्जेक्ट। आई क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों होते ही होते हैं, है ना। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा किसी भी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ग्रामर को पहचानना है तो आपको पहले ये उसमें देखना होगा कि वो ऑब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब को ही दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं है, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है कि नहीं आया है। अगर ये दोनों है तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा चांस है कि वो क्या है, ज़्यादा चांस क्या है, वही वॉइस में होगा, वो भी किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं वॉइस के ऊपर। तो हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ेंगे कि वॉइस कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप टेंस पढ़ चुके होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें खाली आपको फॉर्मेट करके उसमें एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही केवल बता के छोड़ दूंगा। आगे आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस ये रहा और ये पैसिव वॉइस रहा। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, क्योंकि टेंस आप पढ़े हुए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पता है। पैसिव वॉइस का क्या होता है कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहीं पे ये आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट लिखा हूँ, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का क्या है? सब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा हूँ इसको, क्योंकि आपको ताकि समझ में आए, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इज एम आर हो जाता है। अब इज एम आर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे आप टेंस में कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे तो उसमें ही के साथ में इज लगा रहे थे, है ना, शी के साथ में इज लगा रहे थे, आई के साथ में एम लगा रहे थे, दे के साथ में वर लगा रहे थे ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो भी होगा इसके हिसाब से इज एम आर लगेगा।
फिर देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, जो मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर होता है। फिर बाई वाला होगा, जिसके द्वारा किया जाता है तो वहाँ बाई लगेगा, और फिर जो करता है उसका यहाँ पे सब्जेक्ट के लिख देंगे। कभी कभार ये दोनों नहीं रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम लोग ये वाला देखेंगे। इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि पैसिव वॉइस इस पे फोकस करता है, ना कि इस पे फोकस करता है। पैसिव वॉइस इस पे और इस पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस इसीलिए तो बनाया गया है कि ये ना भी रहे, सब्जेक्ट ना भी रहे तो काम हमारा ना बिगड़े, हम पैसिव वॉइस से उसको बना लेंगे। एक्टिव वॉइस में जो अब सब्जेक्ट जरूरी होता है। जैसे ये देखिए, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो मैं उसे पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आपको आता है, टेंस पढ़े हैं तो, है ना। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका जो हिम ऑब्जेक्ट है इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ही, ये जो हिम है यहाँ पे क्या हो गया, ही। अब ही के साथ में क्या लगता है, इज, ठीक है, ही इज। अब ये टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, ही इज टॉट बाई मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों मैं इस टेंस को इस तरह से बनाया हूँ कि आपको दो फायदा होने वाला है। एक तो आपका ग्रामर सही हो जाएगा, दूसरा आपका ट्रांसलेशन भी सही होगा। इसलिए मैंने वाक्य के साथ में आपको उसका हिंदी भी लिखा हूँ कि आप ताकि पढ़ो तो दोनों के वाक्य में जब सेंटेंस का बदलाव हो रहा है तो किस तरह का बदलाव हो रहा है आपको हिंदी से भी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आए, अगर हिंदी का आप स्टूडेंट है तो। अगर आप केवल इंग्लिश का स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, सीधे एक्टिव वॉइस से सीधे पैसिव वॉइस में आप ये इंग्लिश शब्द केवल पढ़िएगा। तो यहाँ पे कैसे बदलाव हो रहा है आप देखिएगा। आपको कभी हिंदी से इंग्लिश भी बनाना पड़े तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वह है पहले उसके हिसाब से इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट बाई में लगा के बनेगा। अगर द्वारा लगा रहेगा तो, मेरे द्वारा चाहे कुछ भी ऐसा आपको लगे कि किसी के द्वारा किया गया है तो, ठीक है। दूसरा देखिए, सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। इसका हिंदी यही होगा, वह मेरी मदद करती है। एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं। उसका इंग्लिश में होगा, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया तो ये हो गया आई। किसका मदद किया गया, मेरा, तो आई एम, आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड होगा। बाई हर, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो बाई के साथ में लग गया। मेरी मदद उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, मेरी मदद उसके द्वारा किया जाता है। तो आई एम हेल्प्ड बाई हर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेंटेंस, अगर आप भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आप कहीं भी लिख रहे हैं, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसको ज़बरदस्ती में ऑब्जेक्ट से मत बनाइएगा उसको। अगर आप जैसे मान लीजिए कि ये वाक्य है कि वह मेरी मदद करती है, तो अब उसको ज़बरदस्ती मेरी मदद उसके द्वारा किया जाता है नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा और अच्छा सेंटेंस माना जाता है, तो आप इसी से ही बनाइएगा, है ना। ये कहिएगा फिर सर ये वाला क्यों है, क्यों? क्योंकि जब इस पे फोकस होगा ना तब इससे बनाना है कि आई एम हेल्प्ड बाई हर, मैं उसके द्वारा मदद किया जाता हूँ। जब इस पे होता है फोकस तब होगा, या फिर जब ये ना रहे तो अब तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट है, तो वो तो मजबूरी हो जाएगा आपका बनाना। दूसरा देख लीजिए, दे गिव्स अस फूड, वे लोग हमें खाना देते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, उसका क्या होगा, ये किसे देते हैं खाना, ये देते हैं। तो वी वर गिवन फूड बाई देम। इसको दोस्तों एक तरीका से और बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं कि इसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब किस पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पे भी पड़ रहा है। गिव्स, क्या दिया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है, तो आप ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आप कहिएगा कि तो क्या ये दोनों से बन जाएगा, तो हाँ ये दोनों से बन जाएगा। अगर हम इससे बनाएंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, और अगर इससे बनाएंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। तो ये तो आप देख लीजिए कि वी के साथ में आर लगता है, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे फूड। अब फूड के साथ में क्या लग जाएगा, इज, है ना, फूड इज गिवन, फूड इज गिवन। बाकी तो रूल सेम ही है, ये सब में कोई बदलाव ना है।
गिवन किसको, अस, फूड इज गिवन अस बाई देम हो जाएगा, खाना हमें उनके द्वारा दिया गया। तो इससे भी आप बना सकते हैं, फूड इज गिवन अस, यहाँ पे क्या है कि जो ये अस है, इसे यहाँ पे वर्ब के बाद लगा है तो यहाँ के वर्ब के बाद ही लगेगा ये भी, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको आप लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं कि ये दोनों तरीक़ा से, अगर वाक्य में दो वर्ब होंगे तो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट से उसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी अब इस पे ये देखना होता है कि किस पे फोकस हो रहा है, फूड पे हो रहा है कि हमें पे हो रहा है। अब मान लीजिए कि अकाल चल रहा है, अकाल चल रहा है और किसी ने आके आपको खाना दिया, तो खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फूड इज़ गिवन अस बाई जो भी दिया होगा, अगर देम होगा तो देम होगा, अगर किसी ने नाम होगा तो नाम से हो जाएगा, जो भी यहाँ पे होगा उसका तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरा, पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। अब पुलिस क्या है ना दोस्तों, ये प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, पुलिस अरेस्ट हिम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त यहाँ पे ध्यान देना होता है। देखिएगा कि ही वॉज अरेस्टेड, यहाँ पे बाई पुलिस नहीं लिखे हुए हैं, बाई द पुलिस हमने नहीं लिखा है, ठीक है। अब कहिएगा कि यहाँ पर क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि वॉइस में, पैसिव वॉइस में एक नियम है, आप लिख सकते हैं कि जो चीज़, जो करने वाला अगर नोन है, जैसे अरेस्ट कौन कर सकता है, पुलिस कर सकती है, सीबीआई कर सकता है, जो भी कर रहा है, तो वो जो नोन है तो वहाँ पे हम लोग उसको बाई में नहीं लगाते हैं। दूसरा, अगर मान लें कि उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो यहाँ पर डॉक्टर, पता है कि ट्रीटमेंट कौन कर सकता है, डॉक्टर करेगा, तो ही वॉज ट्रीटेड हो जाएगा, बस इसमें डॉक्टर, बाय द डॉक्टर करने का जरूरत नहीं होगा। हाँ, अगर वो ही वॉज ट्रीटेड अगर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ही वॉज ट्रीटेड बाई, अब ये डॉक्टर अगर है तो नहीं लिखेंगे कुछ भी। अगर मैं बोल रहा ही वॉज ट्रीटेड बाई मी तो हो जाएगा, ही वॉज ट्रीटेड बाई ए कॉमन मैन, ये भी लिख सकते हैं, एक कॉमन मैन, वह मेरे द्वारा उसका इलाज किया गया, वह उसका इलाज मेरे द्वारा किया गया, या उसका इलाज एक कॉमन आदमी के द्वारा किया गया। तो इस तरह का जब होगा तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे जो नॉर्मली जो होता है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि अरेस्ट पुलिस करती है ना। अब यहाँ पे लिख दिएगा, मान लीजिए कि कोई धोखा से, मतलब कोई चोर है और चोर पुलिस बन के आके बोलेगा ही वॉज अरेस्टेड बाई ए थीफ, बाद में पता चला तो चोर थे, बोलते हैं ना, हंसता है लोग, बोलते करे वो चोर आए और अपना वो वर्दी पहन के और उनको अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे बाई द थीप्स लगा सकते हैं, थीप्स, है ना। तो वैसे चीज़ जो कि उनका काम नहीं है और वो कर रहा है, तो वहाँ पे वो बाई लगाएंगे हम लोग, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हालांकि मैक्सिमम जगह बताया नहीं जाता, ये सीधे बता दिया जाता है कि अगर ये है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लगाते भी हैं, क्यों, जब वो काम वो नहीं कर रहा है तो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे द क्लीनर क्लीन्स द रूम, सफाई कर्मी कमरा साफ करता है, ये पता है सबको कि साफ करने का काम किसका है, क्लीनर। अब अगर मैं बोल दूँ कि रूम इज़ क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाता है, अब किसके द्वारा किया जाता है, बाय क्लीनर, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाय द क्लीनर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कमरा साफ करता है कौन करता है, क्लीनर ही करता है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि द रूम इज़ क्लीन्ड बाय माई मदर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। द रूम इज़ क्लीन बाई मी, रूम मेरे द्वारा साफ किया गया, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें, जो छोटे छोटे चीज़ें जो तो लगता है आपको याद रहेगा, लेकिन याद रहता नहीं है, तो आप कृपया करके क्या कीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिएगा, मैं जो छोटे छोटे चीज़ें बताया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वाला होता है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे चीज़ें आपको आता जाएगा मैं उसको बताते जाऊँगा। और प्लीज़ अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा और
डाउनलोड भी कर लीजिएगा इसको। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार।